वंदे मातरम साथियों, प्रणाम आप सभी का। आप देख रहे हैं आरडीटीवी भारत। मेरा नाम है विकास पाटनी और ये पूरी श्रृंखला जो चलती जा रही है राजीववादियों के मन की बात अपनों के साथ, या फिर समझा जाए जो वो कहना चाहते हैं, जो वो अपनी बातें बताना चाहते हैं, उनका मन के अंदर जो भी विचार आज तक उन्होंने बनाए हैं, उनको जीवन में उतारा है, उन सबको प्रेषित करने का एक माध्यम है आरडीटीवी भारत। राजीव भाई दीक्षित जी के जीवन चरित्र से, उनके आदर्श से निकलकर एक ऐसा मीडिया का मंच बनाने की हमारी योजना है जिसके माध्यम से जो आप सभी का मंच हो, जिसके माध्यम से आप सभी की बात हो, अपनों के साथ हो, हर मुद्दा कभी किसी के क्षेत्र में निकल कर आए, हर बात जो किसी व्यक्ति के मन में और जो लोगों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आती हो, संबल देती हो, उन्हीं बातों को सामने रखने का ये एक अभियान है। और उसी अभियान के क्रम में आज हम अपने सामने एक और व्यक्ति को लेकर आए, एक विशिष्ट व्यक्ति को लेकर आए हैं, राजीववादी साथी को लेकर आए हैं, राजीव भाई दीक्षित जी के आदर्शों पे चलने वाले, उनके आधार पे अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाले, उसके बाद उस परिवर्तन को अपने परिवार पर लेकर आने वाले, और परिवार के बाद समाज। कहते हैं व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, और समाज से राष्ट्र के अंदर परिवर्तन किया जाता है। इसी चीज को रोगी स्वयं चिकित्सक राजीव भाई ने जैसे कि विभिन्न विषयों पर कार्य किया है, चाहे वो विषय रहे हों हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के, चाहे रहे हों गौ माता के संरक्षण के, चाहे वो विषय रहता हो हमारे यहाँ जैविक खेती का, चाहे रहता हो आयुर्वेद से निरोगी रहने का, चाहे वो कोई भी स्वरूप हो राजीव भाई का जो सत्ता व्यवस्था के साथ का हो, उसी रूप में आज हमारे सामने है अपना निरोगी जीवन को लोगों के लिए एक वरदान के स्वरूप लाने वाले राजीव भाई को, जिन्होंने लगभग 5-6 वर्षों के अंदर कुछ इस तरह से सुना, कुछ इस तरह से प्रेरित हुए कि आज वो देश के अंदर, और दिल्ली के मूलतः हैं, दिल्ली में रहते हैं, और उसके बाद कई लोगों का, सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का माध्यमों से जो उन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार, एक अच्छा परिवार ऐसा बना रखा है जिसका मूल आधार राजीव भाई की प्रेरणा है, जिसके दम पर आज देश के अंदर पर उस व्यक्ति ने वो कार्य करके दिखाया है जिससे उनके प्रति भ्रातृत्व की भावना गहरी होती है, उनके प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखता है, और ऐसे लोग निरंतर मनोबल बढ़ाते हुए चलते हैं। यही सब हमारी आप सभी के साथ कोशिश है, और आप सभी का एक सामने हम स्वागत करते हैं हमारे भाई श्री स्वास्थ्य समृद्ध परिवार के गोविंद चंद्र प्रसाद जी का। गोविंद भाई प्रणाम आपको, नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। जी 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 जी। और स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया गोविंद भाई? सब बहुत बढ़िया, राजीव भाई की कृपा है, उनके बताए गए नियमों का ऐसा है कि जादू चलता रहता है शरीर पे। जी 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 जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी चरण में जो आज हम ये क्रम चलाते हैं गोविंद भाई, अभी आपसे, आपके बारे में मैं कोई विशेष जितना परिचय दे सकता था वो बहुत लघु परिचय है वैसे, लेकिन मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूं, कुछ आप अपना परिचय दीजिए, किस आधार पे आपने ये कार्य की शुरुआत की थी, और ये कार्य को आप किस रूप में आज समाज को दे रहे हैं। वैसे लोग, बहुत लोग आपसे परिचित हैं, कई लोग आपका सम्मान किया, आपको गुरु के रूप में देखते हैं, कई ऐसे हमारे भाई अरुण जैसे भाई लोग हैं। तो ये जितना भी जो समय निकलकर सामने आया है, जो स्वरूप आपने बांटा है, उसके बारे में एक परिचय दीजिए सभी के मध्य में। और जो लोग सुनने जा रहे हैं उन्हें कह रहे हैं कोई भी आपके सवाल होंगे स्वास्थ्य से जुड़े हुए, इस समय से जुड़े हुए, तो वो आप गोविंद भाई के समक्ष रख सकते हैं। गोविंद भाई जी, वंदे मातरम। जो भी भाई बंधु देख रहे हैं उन सभी को, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उनको मैं चरण स्पर्श करता हूं, और जो छोटे हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि आप अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को जरूर सुने, क्योंकि अगर मैं उनके व्याख्यानों को सुनकर अपने परिवार को और अपने परिवार के साथ साथ सैकड़ों हजारों परिवारों को स्वस्थ बनाए रखने में और उनको हिम्मत बनाने में मदद कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। तो मेरा परिचय, मैं गोविंद हूं और एक प्राइवेट कंपनी में दिल्ली में नौकरी करता हूं। 2016 में चिकनगुनिया हमारे परिवार में आया, काफी सारे परिवार को, लोगों को पीड़ित किया, मुझे भी पीड़ित किया। तो मैं मोटरसाइकिल से जब आ रहा था तो शरीर में दर्द और बुखार जैसा हुआ, तो मैंने केमिस्ट शॉप पे रुक के उनसे दवा ली। दवा लेते हुए जब मैं ऊपर आने लगा तो सीढ़ियों के पास ही मुझे मोबाइल पे एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया, और उस वीडियो को सुना। उसमें एक दवा का नाम था ओसिमम सेंटम। तो मैं दोबारा वापस चला गया, उनसे बोला मुझे ओसिमम सेंटम दे। तो उन्होंने बोला जी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो मुझे भी नहीं मालूम था कि वो होम्योपैथ की दवा है। तो मैं ऊपर आया, घर आके वाइफ ने बोला, धर्मपत्नी ने बोला कि क्या हुआ। मैंने कहा जी शरीर में दर्द है, बुखार हो रहा है। कह रहा आपको भी हो गया।
तो अच्छा। उन्होंने कहा डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, एक काम करता हूँ मैं नानी से पूछता हूँ। तो मैंने अपनी नानी को फोन किया। उन्होंने बेटा बोला इस टाइम पे कुछ नहीं, एक काम कर, अभी घर की चीजें ना अजवाइन उबाल के पी ले और सुबह जाके डॉक्टर को दिखा लेना, क्योंकि हर परिवार ये चाहता है कि जिम्मेवार, अगर घर का कोई जिम्मेवारी वाला सदस्य होता है तो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कहता है जी डॉक्टर के पास बिल्कुल। चले जाना। तो उन्होंने भी यही बोला कि रात गुजार ले, सुबह डॉक्टर के पास चले जाना। मैंने अजवाइन का पानी पिया उबाल के, मेरा दर्द खत्म हो गया और मैं अच्छा। अगले दिन सुबह ओसिमम सैंटम ढूंढने लगा। लेकिन मैं जी सैकड़ों दुकानों पे ढूंढा, मुझे ओसिमम सैंटम नहीं मिली। फिर जी ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में नेट की सुविधा थी, गूगल पे सर्च किया ओसिमम सैंटम लिख के, तो लिखा हुआ है कि होम्योपैथ मेडिसिन। फिर अपने बवाना के ऑफिस से ही होम्योपैथ के स्टोर सर्च किया, तो मुझे रोहिणी में मिला। वहां जाके वो दवा ली और उस दवा की 2 बूंद अपनी जीभ पर लिया। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो परिणाम मुझे अजवाइन से मिला था उससे कहीं लाखों गुना ज्यादा उस दवा से मिल गया। तो जी साथ में ही एक और किया था कि पूरे दिन उस वीडियो को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ये शख्स जो बोल रहा है ये शख्स है कौन, क्योंकि मुझे जी नहीं मालूम था कि ये है कौन, लेकिन आवाज में इतनी अच्छी जादू था कि उसको ढूंढने पे मजबूर हो गया। तो जी ओसिमम सैंटम जब लिखा था तो उसी के साथ गूगल पे मतलब एक वीडियो क्लिप आई, तो उसमें वो फोटो नजर आया कि ये फोटो उसी बंदे की है। मतलब अभी भी जी। मैं बंदा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए, वो मेरे लिए अननोन थे। तो मैंने जी उनको सुना 10 मिनट 15 मिनट, तो उनका एक आया स्वस्थ रहने के नियम। जी। गोविंद भाई से हमारा संपर्क टूटा है, वो वापस जुड़ेंगे इसमें, लेकिन जितना आप सुनते रहेंगे गोविंद भाई, इस वीडियो को शेयर करना साथियों अधिकाधिक लोगों तक, क्योंकि गोविंद भाई जैसे लोग एक आदर्श हैं, चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाने वाले लोग हैं। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में वो कार्य करके दिखाया, सामान्य सा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने हमेशा से जितना कुछ कार्य किया है वो एक प्राइवेट नौकरियों करते करते, जो उन्होंने आपका अनुभव अपना आपके समक्ष रखा, वो यही कहता है कि वो सामान्य थे, साधारण थे। लेकिन उसी के बाद जब उन्होंने स्वयं को सही किया, रोगी स्वयं चिकित्सक के आधार को जिया, तो आज वो अपने आप में एक ऐसे वैद्य बन गए हैं जिनकी प्रेरणा से निरंतर मतलब सैकड़ों लोग तो रोज उनको मैसेज मिलते रहते हैं, वो उनका स्वास्थ्य की सुरक्षा करते रहते हैं, उनको आगे प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो वापस हम स्वागत करेंगे गोविंद भाई का, वो हमसे जुड़ चुके हैं। गोविंद जी बात को जारी रखिए। गोविंद जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों, और जो प्रश्न हो आपके आरोग्य से जुड़े हुए, आयुर्वेद से जुड़े हुए, या कोई भी आपको अपने लिए कोई बात पूछनी हो, तो गोविंद भाई से आप पूछ सकते हैं। उनकी कुछ सेटिंग में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, वो हमसे बने रहेंगे, और ये प्रेरणा की जो श्रृंखला है ये निरंतर जारी रहेगी। और आज जितनी भी चीजें राजीव भाई के रूप में इस देश में परिलक्षित होती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, उसी को आगे बढ़ाने का माध्यम है ये पूरा आरडीटीवी भारत का। और हमने यही निर्णय लिया है, निश्चय लिया है कि हम इस परिवार को इतना विस्तृत बनाएंगे और एकीकरण का वो स्वरूप खड़ा करेंगे कि हमें लड़ाने वाले या हमें भटकाने वाले लोग, हमें आपस में गुत्थम गुत्था कराने वाले लोग, हमारे में फूट डालो राज करो की नीति खेलने वाले लोग के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। गोविंद भाई सब कुछ सही है, तो अब आप जारी रखिए। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके से मुझे राजीव भाई की आवाज और वीडियो मिले, तो मुझे इतना उनकी आवाज में आनंद आने लगा कि मैं एक दिन छोड़ के, हम ऑफिस में रात भर रुकता था, उनके सारे वीडियो ऑडियो मतलब लगातार 3 महीने सुना। 3 महीने उसमें से जो सबसे पहले अपने जीवन में लागू किया अपने ऊपर, वो लागू किया पानी पीने के 4 नियम जी। और उसको पीते हुए पहले अपने ऑफिस में जो मेरे 22 स्टाफ थे, जो मेरे साथ में कलीग्स थे काम करते हुए, उन लोगों को भी ये बातें बताना शुरू किया। उनमें से कई लोग तो मानते नहीं थे शुरू में, लेकिन जब उनको बताया सुनाया, उनको भी वीडियो एक्चुअली माइक लगा के, स्पीकर लगा के ऑफिस में बैठा रहता था और स्पीकर पे चलता रहता था, ऑफिस का काम करता रहता था, वो भी सुनते रहते थे गाड़ी में, बाइक पे। इस तरीके से करके मैंने 3 महीने के अंदर उनके सारे व्याख्यान सुन डाले। उसके बाद मैंने कहा जी, अब भाई राजीव दीक्षित जी ने एक बात बोली कि कहीं आपके बच्चे आपका सवाल ना करे कि जब मतलब जो हमारे व्यवस्था परिवर्तन या देश बचाने के लिए, स्वास्थ्य बचाने के लिए जब आंदोलन चल रहा था,
जागृति चल रही थी, उस वक्त तुम्हारे दादा क्या कर गए, तुम्हारे पिताजी क्या कर गए, तो कहीं मेरे बच्चे मुझसे ये ना सवाल कर बैठे। इसलिए मैंने राजीव भाई की उन बातों को सुनते हुए मैंने एक चीज और मैं बोलूंगा कि मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूँ कि मैं साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैंने देखा कि राजीव भाई शुरू आजादी बचाओ आंदोलन, स्वदेशी देशी की बात, मतलब इस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन आखिरी पॉइंट जो था उनका हर घर में पहुंचने का, वो था स्वास्थ्य, आयुर्वेद चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा का बढ़ावा देना, होम्योपैथ चिकित्सा का बढ़ावा देना। तो मैंने कहा यार सबसे आखिरी व्याख्यान जो उनका चल रहा था वो हेल्थ का था, तो क्यों ना उनके कहीं ना कहीं उनके मन में था कि स्वास्थ्य को लेके ही हम हर घर से जुड़ सकते हैं, परिवार एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। जब हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम संगठित होते हैं जी। तो इस तरीके से मैंने हेल्थ को चुना और अपने परिवार को ही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर चुका था इलाज के ऊपर, तो मैंने कहा ये बढ़िया है। मैं उस चीज को राजीव भाई के सारे व्याख्यान, खास करके जो भी भाई बंधु सुन रहे हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत विनती करता हूं, खुद अपने परिवार के लिए, समाज के लिए नहीं, पहले अपने और अपने परिवार के लिए भाई राजीव दीक्षित जी का चेन्नई का व्याख्यान, पटियाला का व्याख्यान, पुणे का व्याख्यान जरूर सुने, और साथ में सुने जीवन जीने की कला, जो 26 मिनट का एक ऑडियो है, जीवन जीने की कला, वो उसको सुने, साथ में सुने कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए, उनके नियम कैसे होने चाहिए, उनके गुण कैसे होने चाहिए, क्योंकि वही सब चीजें, बाकी बहुत सारे उनके अंदर ज्ञान तो इतना था कि उस ज्ञान का मैं व्याख्यान नहीं कर सकता, हर आदमी सुनेगा तभी पता चलेगा। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए कि उनके व्याख्यानों में से हमें कौन सी चीज सबसे पहले ऑब्जर्व करनी चाहिए, आप पानी के नियम का फॉलो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आयुर्वेद के नियमों का पालन मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके बताए गए लंगोट का पक्का होना वो जरूर पालन करें। लंगोट का पक्का होना यानी आप अपने आचरण का पक्का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रह के अस्वस्थ रह के दोनों ही कंडीशन में हमारी एक चीज बहुत ही तय है, वो है राम नाम सत्य। जीवन किसी के हाथ में नहीं है, हर किसी का, लेकिन कम से कम आपका आचरण ऐसा हो कि जाने के बाद भी लोग याद करें, लोग कहें कि चाहे जैसा भी था, जिस भी तरीके से था, कम से कम किसी बहू बेटी के ऊपर आंख उठाकर, नजर उठाकर नहीं देखा। तो मुझे राजीव भाई का, और यही चीज मेरे दादाजी मुझे बचपन में सिखाया करते थे, तुम नहीं पढ़ना है मत पढ़, बदमाशी करता है कोई बात नहीं, गलती से लड़कीबाजी करके आया तो काट डालूंगा जी। मतलब मैं जब बचपन की बात बता रहा हूँ, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, तो हमेशा ये बात मेरे दादाजी कहते थे कि अगर लड़कीबाजी की शिकायत आई तो काट डालूंगा जी। बाकी सबकी सारी गलतियां तेरी माफ कर दूंगा, तू किसी का मर्डर करके आ जाएगा माफ कर दूंगा, लेकिन अगर किसी के आचरण से खिलवाड़ करके आएगा तो माफ नहीं करूंगा, क्योंकि वो अगर किसी की बेटी है, बहू है, बहन है, तो हमारे घर में भी है। तो हमें लंगोट का पक्का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास कोई ज्ञान हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लंगोट के पक्के हैं, आप आचरण के पक्के हैं, तो हर घर में आपको भोजन आराम से मिलेगा, इज्जत से मिलेगा, पानी भी इज्जत से मिलेगी। बिल्कुल सही बात कही गोविंद भाई ने, और ये सबसे मूल मंत्र है। राजीव भाई दो बातें जोड़कर कहते थे इसमें, वो एक बातें थी, एक तो लंगोट से टाइट होना और जेब से मजबूत होना, अर्थात आपने ना लोभी होना है और ना जो हमारे गोविंद भाई ने आपको बताया वो सबसे बच के रहना है। इसी में एक प्रश्न है गोविंद भाई, रवि कश्यप जी कह रहे हैं कि विकास भाई जी, बवासीर के लिए मूली का रस और मुनक्का लाभदायक है कि नहीं? गोविंद भाई से पूछिएगा। कई लोगों को देखा, जिन लोगों को बवासीर होती है, अधिकतर लोग ऑपरेशन करवाने को मजबूर हो जाते हैं। मूली का रस और मुनक्का लाभदायक है या कि नहीं? बहुत ही उत्तम लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमने मैं राजीव भाई से जोड़ के सारी बातें करने वाला हूँ कि मुझे ज्ञान कैसे मिला, क्योंकि राजीव भाई ने बवासीर का इलाज बताए, मैंने काफी सारे 50-60 व्याख्यानों में, हेल्थ व्याख्यानों में अलग अलग नुस्खे थोड़े से मिले, लेकिन साथ में उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी, किताबें हैं, परंपराएं हैं, अब मतलब दादी नानी के पास लौटो, पुरानी परंपराओं के पास लौटो। तो मैंने राजीव भाई को सुनने के बाद, जैसे बवासीर की बात करी रवि कश्यप जी ने, तो मैंने बवासीर के बारे में किताबें मंगाई, जो घरेलू चिकित्सा की होती है, आयुर्वेद चिकित्सा की होती है, उनमें जब उपचारों को देखा, तो जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों का नाम है, जड़ी बूटियों का नाम है, मैंने उसको साइड कर दिया, क्योंकि मैं अभी नौसिखिया हूँ। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि अगर कोई भाई बंधु अगर इस चीज में आना चाहते हैं, तो जो मैंने अपनी बुद्धि इस्तेमाल करी है,
आप चाहें तो उस बुद्धि से भी आप अपनी बुद्धि बढ़ा सकते हैं, आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। उसके लिए राजीव भाई ने बोला, तो मैंने किताबें पढ़ने के साथ साथ एक चीज सबसे बड़ी करी कि जो भी किताबों में मिलता था, जो रसोई घर से उपलब्ध है इलाज उस रोग का, उसी का जिक्र मैं आगे सामने वाले के पास करता था और उसी का ज्ञान अपने पास रखता था कि बवासीर में धनिया किस तरीके से काम आता है, किशमिश किस तरीके से काम आता है, मुनक्का और मूली का रस राजीव भाई के व्याख्यानों में भी सुन चुके हैं। लेकिन फिटकीरी बवासीर को कैसे ठीक करती है उसके बारे में जब किताबों में पढ़ा था, फिटकीरी एक हर घर में होती है। इस तरीके से हम अपने रसोई घर में उपलब्ध होने वाली औषधियों से किसी भी रोग का इलाज अगर आपको कहीं नजर आता है तो हाथ जोड़ के विनती है आप उसे जरूर उपयोग करें, क्योंकि रसोई घर के मसाले से अगर उसकी मात्रा कम या ज्यादा अगर आप कुछ दिनों तक ले भी लेते हैं, अगर आप उसे कुछ दिनों तक ले भी लेते हैं और वो आपके फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा, और अगर नुकसान करेगा भी तो कितना करेगा, ज्यादा से ज्यादा पेट में दर्द लाएगा। अगर आप उस घरेलू औषधि को 2 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा तो पुनः पेट उसी जगह पहुंच जाएगा, यानी शरीर जहां था वहीं पहुंच जाएगा अगर फायदा नहीं करेगा तो। लेकिन रसोई घर की औषधियों की बात कर रहा हूँ, जड़ी बूटी की बात नहीं कर रहा। जैसे एक हमारे आयुर्वेद में ही एक सिद्धांत है जहां पे है कि आप कुकरौंधा के पत्तों का रस पीने से बवासीर नष्ट होता है, खूनी और बादी दोनों। लेकिन कुकरौंधा का पत्ता किसको सूट करेगा, किसको नहीं करेगा, कौन सी जगह पे होता है, बिहार में मेरे घर के मेरे गलियारे में बहुत होता है, वहां के लोग पी लेंगे तो शायद उनको सूट कर जाएगा। लेकिन कहीं श्रीनगर के लोग अगर पिए या दिल्ली के लोगों के पास नहीं है और वो उसका सेवन करें तो उनको हो सकता है उससे हानि थोड़ी बहुत हो सकती है। तो हमेशा चिकित्सा क्षेत्र में मैं कहता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो रसोई घर की औषधियों से करें। जैसे राजीव भाई ने हर चीज को मंच पे आने के बाद उन्होंने किसी भी दवा का नाम नहीं बताए। अगर वो चाहते भाई राजीव दीक्षित जी तो डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों की लिस्ट लगा देते कि ये दवाइयां हैं, आप इसका उपयोग करें। नहीं, उन्होंने बताया रसोई घर, क्योंकि ये एक ऐसा औषधालय है जहां से आपको शुद्ध चीजें मिलेगी, जिसका अगर आपने गलती से कम या ज्यादा सेवन कर लिया तो शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अगर थोड़ी बहुत हानि होती भी है तो आप उसको छोड़ देंगे, शरीर आपका वहीं पहुंच जाएगा। तब भी अगर गलती से आप कहते हो कि फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि मैं 5 सालों में बहुत सारे भाई बहनों से सुनने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेथी लेने से मेरे को जलन होती है, ये होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं होता, होता है, किसी को, हर किसी को हो सकता है। लेकिन अगर आपने ले लिया, नुकसान तो नहीं होगा, ज्यादा हो गया तो डॉक्टर के पास चले जाना। गोविंद भाई, आपका जो वीडियो है ना थोड़ा रुक सा गया है, वो शायद मतलब आवाज आ रही है आपकी पर वीडियो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, वो नेटवर्क की शायद दिक्कत होगी भाई। ठीक है, आप बोलिए, फिर बोलिए, बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई बंधु सुन रहे हैं, मैं उनसे चिकित्सा के लिए कहता हूँ आप अपने रसोई घर की औषधियों, राजीव भाई ने एक औषधि पकड़ा, मेथी दाना, मेथी दाने के कई उपयोग बताए, दालचीनी बताई। अब दालचीनी 70 रोगों को दूर करता है, तो 70 रोगों में एक रोग हिचकी भी है, एक रोग उल्टी भी है। आप ये देखें ना कि उल्टी में दालचीनी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। बुखार, अगर बहुत तेज बुखार है तो इकलौता दालचीनी कैसे ठीक होता है, क्योंकि मेरे पास फोन आता है, भैया मेरे को बहुत तेज बुखार है, अब रात के 12 बजे या 10 बजे फोन आ रहा है और मैं उससे पूछूं भाई तुलसी के पत्ते उबाल के पियो, तो तुलसी के पत्ता तोड़ना मना है, तो मुझे ऐसा बताना मेरी भी मूर्खता होगी। तो मैं उनसे पूछता हूँ, हाँ जी आपके घर में दालचीनी है? कह रहे नहीं जी। मेथी दाना है? हाँ जी है। तो ठीक है, 2 चम्मच मेथी दाना लो, उसको कूट के 2 गिलास पानी में, चौथाई रहने तक, 8वां हिस्सा रहने तक, क्योंकि सुबह जो काढ़ा पीना चाहिए वो आधे हिस्से का पीना चाहिए, दोपहर में चौथाई का पीना चाहिए, शाम को 8वें का पीना चाहिए, और रात्रि में अगर किसी औषधि को सेवन करना है तो उसका काढ़े का रूप 16वां हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरीके से, चलो वो तो धीरे धीरे आपको आयुर्वेदिक ज्ञान, आप कहीं भी पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमें क्या करना है कि चिकित्सा हम कैसे कर रहे हैं कि हम अपने, क्योंकि राजीव भाई ने बता दिया था बुखार है तुलसी ले लो, तुलसी से नहीं उतर रहा है, ठीक है उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिला लें, गिलोई मिला लें, दालचीनी मिला लें, उन्होंने तो सारी औषधियों का नाम वही बता दिया। तो वही अगर किसी के पास तुलसी नहीं है तो ऐसा नहीं कि उसका बुखार नहीं उतरेगा, उतरेगा, बाकी चीजें मिला दें। तो इस तरीके से हम चिकित्सा कर सकते हैं, इस तरीके से चिकित्सा सीख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात है, वो बात है अपने आप में एक
निडरता आनी चाहिए, डर को खत्म होना चाहिए। आपको तेज बुखार हो गया और आपके मन में ख्याल आएगा बुरे बुरे, तो उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतनी तेजी से कम करती है कि बहुत तेजी से। अगर मैं कई भाइयों से बात होता है, कहते हैं भैया आपसे बात किया मेरी आधे रोग कम हो गए, क्योंकि मैंने उनको डराया नहीं। यहाँ सारा खेल डर का है। शरीर में तकलीफें होती क्या है? दर्द, जलन, चुभन, उल्टी, दस्त, यही होता है। बाकी सब जो है जांच करने के बाद पता चलता है। और जांच है क्या? जांच डर का एक नाम है, एक सर्टिफिकेट है जो आपको दे दिया जाता है जी आपके हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है। लेकिन सही मामले में हार्ट में, राजीव भाई ने खुद बताया कि हार्ट आपका कमजोर कैसे है। आप 20 सीढ़ियां चढ़ो, अगर आपकी सांसें फूलती है तो आप समझ लो कि आपके हार्ट में कोई दिक्कत है, आप उसका उपचार लेना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपने कहीं उसकी जांच करा ली और उन्होंने बोल दिया कि आपके 70% ब्लॉकेज है, तो आप उसी दिन से डरना शुरू कर दिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होनी शुरू हो रही है। तो मैं कहता हूं अगर आप में गट्स है तो जरूर जांच कराएं, अगर गट्स नहीं है तो जांच ना कराएं, और जांच कराते भी हैं तो डॉक्टर को बोलो रिपोर्ट अपने पास रखो, मेरे को सिर्फ दवाई दो। रिपोर्ट घर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आज से मैं 43 साल का हूँ, 10-12 साल की उम्र का मेरे को याद है उस वक्त की घटना, जो सबसे कम उम्र की घटना बताता हूँ। उस वक्त के जो होते थे गांव घर के, जैसे गांव में चाचा दादा कोई बीमार पड़े तो आवाज लगती थी, छोटे बच्चों को ड्यूटी दिया जाता था कि जा भाई वो डॉक्टर चाचा को बुला ला या बगल से उनको बुला ला, जो भी होते थे। तो हम लोग बुला के लेके आते थे, दौड़ के उनका बैग पकड़ के लेके आते थे, वो उनको दवाइयां देते थे, साथ में बोलते थे और चाचा क्या हुआ, कोई बात नहीं, चिंता ना कर, ये दूगो दवाई दिए हैं, कल तक ठीक हो जाएंगे। उसके बाद वो बाहर आके बोलते थे, अगर उनको लगता था कि स्थिति खराब है, मेरे से नहीं संभलेगा, तो बाहर आके बोलते थे कि ऐसा है, मैंने दवाई दे दी है, आप किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लेना, पटना या दिल्ली या जहां भी आपको वो सुविधा हो वहां दिखा लेना। यानी रोगी को नहीं डराया जाता था, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले मेरे मतलब हम लोग कुछ मम्मी के भी इलाज के लिए मैं पटना पीजीएमएच तो जो भी हॉस्पिटल है आईजीआईएमएस, उसमें जाता था। तो जो भी जांचें होती थी उसकी रिपोर्ट हमें नहीं दी जाती थी, यानी हमें डराया नहीं जाता था। रिपोर्ट डॉक्टर के पास होता था, इलाज वो करता था और लोग दवा लेते थे इस विश्वास के साथ कि डॉक्टर साहब ने हमारी जांच करके दवा दी है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो पहले जो ठीक होने की कंडीशंस थे, जो परसेंटेज था, चाहे वो किसी भी पैथी से हो, क्योंकि मैं तो अगर सही बताऊं विकास भाई, होम्योपैथ का नाम मैंने राजीव भाई दीक्षित जी के से सुना जी। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2016 और 35 साल की उम्र में पहली बार होम्योपैथ कोई चिकित्सा पैथी है, उसका नाम भी मैंने भाई राजीव दीक्षित जी की उससे सुना, तभी मैंने उसको जाना और उसको सीखना शुरू किया। उसी तरीके से आयुर्वेद का सुना था, लेकिन पता नहीं था कि आयुर्वेद होता क्या है। और आज भी मैं कहता हूं कि आयुर्वेद से भी ज्यादा जरूरी है आपका आहार विहार दिनचर्या, जो राजीव भाई ने बड़े ही अच्छे शब्दों में बोला है। पटियाला व्याख्यान में, चेन्नई के व्याख्यान में, पुणे के व्याख्यान में, कई सारे व्याख्यानों में उन्होंने यही बोला है, जोर इसी बात का दिया है कि ऐसे आहार विहार रखो कि बीमार ही ना पड़ो, और थोड़ा बहुत अगर बीमार पड़ो भी तो रसोई घर की औषधियों से इलाज कर लो। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं सभी भाइयों से बारंबार यही विनती करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुने, उनके सारे व्याख्यान को सुने। ऐसा नहीं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के व्याख्यानों को नहीं सुना, गौमूत्र की चिकित्सा को नहीं सुना, सारे सुना। अपने निज, मैं हो सकता है किसी एक फील्ड में स्पेशली काम नहीं कर रहा, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर मुझे जब सोचना होता है तो मेरे घर के पास अगर कोई नेता आता है तो मैं उसकी इज्जत में हाँ जी हजूरी में नहीं जाता, क्योंकि राजीव भाई ने बोला था कि नेताओं को इज्जत देना बंद कर दो तो वो सुधर जाएंगे। अगर आपके घर में आते हैं, आपके पास आते हैं, तो आप उसको चाय पानी और इसके लिए मत पूछो, आप उनको काम बताओ कि हाँ जी हमारे मोहल्ले में काम नहीं हुआ। तो ये काम करता हूँ इस तरीके से। गौमूत्र गौ माता को लेके अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे उतना ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन मैं जब भी अपनी बात होती, जब भी जहां जिस पोजीशन पे बात होती है कि वो भाई गौ माता को कर सकता है, कोई भाई कहता है मुझे दूध चाहिए, तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, अगर एक फैमिली डॉक्टर पाल सकते हो, आप दिल्ली में रहते हो, कोई बात नहीं, एक गाय गौशाला में दे दो और वहां जाके बोलो जी मुझे दूध दो, आप दूध लेके आना गाय। मतलब इस तरीके से जो भी हर क्षेत्र में। तो राजीव भाई को सुनने के बाद आप ऑटोमेटिक अपने आप आपका हर
आपका जो भी कर्म होगा ना, जो आपका आचरण होगा, वो उनके सारे गुणों से होगा। हर क्षेत्र में आपका उसी तरीके से। स्वदेशी की बात करते हैं, अगर मैं स्वदेशी विदेशी की बात करूं, मैं 5 साल हो गए मैंने कभी ऑनलाइन से कोई शॉपिंग नहीं करी राजीव भाई की सुनने के बाद। अगर मुझे बाय द वे एक ये आप माइक देख रहे हैं जो लगाया हूं, ये मुझे ऑनलाइन से ही मंगाना पड़ा, लेकिन मैंने अपने हाथों से नहीं मंगाया। मैंने किसी भाई को बोला, भाई मुझे ऑनलाइन ये चाहिए, माइक चाहिए, ऑनलाइन मिल रहा है, आप मुझे डिलीवर कर दो, मैं पैसे आपको दे रहा हूं, मैं ऑनलाइन को पेमेंट नहीं करूंगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत फैसला है, मैं सबको नहीं कह रहा। रह गई बात पेस्ट की बात है, हमने पेस्ट छोड़ दिया। आज 5 साल हो गए मैं दंत मंजन करता हूँ, कोई भी मंजन हो, चूरन हो, घर में भी बना सकता हूँ, कुछ नहीं तो हल्दी सरसों तेल नमक से करता हूँ। इस तरीके से बहुत सारी चीजें अपने बदलाव अपने निजी जीवन में लाया। निजी जीवन में लाते हुए मेरे बच्चों ने देखा, मैंने बच्चों को फोर्स नहीं किया, सिर्फ उनको समझाता था इस चीज से नुकसान है, बस धीरे धीरे वो अपना समझते गए और उस चीज को करते गए। जैसे मंजन भी है, मेरे बच्चे मंजन करते हैं, मतलब गौमूत्र जैसी गौमूत्र की तारीफ सुनी राजीव भाई के हिसाब से, तो उस वक्त से मैं गौमूत्र को अमृत समझ के पीना शुरू कर दिया। जी जरूरी नहीं कि मैं रोज पीता हूँ, लेकिन हाँ जब है तो पीता हूँ हमेशा। मतलब 10 दिन पी लिया, 5 दिन पी लिया, कभी कुल्ला कर लिया, गौमूत्र को पानी में डाल के उस पानी से कुल्ला कर लिया, कभी गौमूत्र को डाल के स्नान कर लिया, कि किसी न किसी रूप से गौ माता का मतलब गौ माता से बनने वाले मतलब गौ माता की रक्षा हो सके, क्योंकि मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। राजीव भाई ने बोला मिट्टी को लेके, ठीक है, मैं अपने घर में छोटे बच्चों के कारण होने के कारण मैं सारे बर्तन मिट्टी के एक बार तो लेके आया, लेकिन टूटने के बाद हर बार अफोर्ड नहीं कर सका, लेकिन कप, दही जमाने के बर्तन, हांडी, कुछ ना कुछ हमेशा रखता हूँ। खादी की बात करी, जो हमारे घर में तौलिया होता था, तौलिए की जगह पे मैंने खादी के गमछा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, खादी के कुर्ते, मतलब 1 साल में 1-2 इस तरीके से अपने जो भी राजीव भाई ने बोला उसको अपने जीवन में आचरण में मैं 100% जो उतारा हूं वो उतारा हूं। लंगोट का पक्का होना, पैसों के प्रति पक्का होना और दूसरे की निस्वार्थ मदद करना, उससे कोई इच्छा नहीं रखनी, चाहे जो भी ज्ञान हो, जरूरी नहीं चिकित्सा का ज्ञान। मुझे अपने फील्ड में, अपने नौकरी के फील्ड में कई सारा ज्ञान है। कोई मुझे फोन करके पूछता है मेरे अपने कि जी ये प्रिंटिंग कैसे होगी, तो मैं उनको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी आप ये करो, आपको मैं दो, कोई जरूरत नहीं। मुझे इस तरीके से जो राजीव भाई से मुझे मिला विरासत में, शायद मेरे दादाजी मेरे महाराज से श्री श्री 1008 श्री बाबा दीप नारायण दास जी, तो उनकी वजह से भी, उनके खून की वजह से, मेरे पिताजी का नाम भी साधु शरण प्रसाद है, तो शायद उसकी वजह से भी कुछ गुणधर्म हो, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे ज्यादा मेरे अंदर बदलाव आया वो राजीव भाई दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनने के बाद ही आया, क्योंकि उनको सुनने के बाद जो मेरे जीवन में बदलाव हुआ है उसके बारे में मैं कल्पना नहीं कर सकता, व्याख्यान नहीं कर सकता कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वो वीडियो का पहला क्लिप और उस क्लिप के प्रति उसकी खोजबीन की चाहत मेरे अंदर जागी, और वो जागने का परिणाम था कि आज आपके सामने हूं। नहीं तो मैं भी बाकियों की तरह कहीं हो रहा होता। पिछले साल के कोरोना काल में जब महामारी आई, सारे मेरे ग्रुप में मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा भैया ऐसा है, राजीव भाई दीक्षित जी को सुन लो, पता चल जाएगा। गोविंद भाई थोड़ा सा अगर आप ठीक कर सके ना, वीडियो में आ सके, बहुत से भाई लोग कह रहे हैं कि गोविंद भाई की वीडियो भी देखनी है, मतलब उनकी वीडियो रुकी हुई है, तो अगर एक बार कुछ सही हो सके तो कोशिश कर सकते हैं आप। मैं 1 मिनट में देखता हूँ, शायद बाहर जाके। हाँ एक बार थोड़ा कोशिश करिए गोविंद भाई, क्योंकि लोग आपसे सीधे संवाद करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, वो उस व्यक्ति से देखना चाहते हैं जिस व्यक्ति के आधार पर कई लोग यहाँ पर चिकित्सीय लाभ ले रहे हैं। चिकित्सा क्रांति के माध्यम से जितनी गहरी बातें गोविंद भाई बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि एक व्यक्ति की प्रेरणा ने अगर एक गोविंद शरण प्रसाद को खड़ा किया है, तो आप सोचिए कि अगर कोई भी व्यक्ति राजीव भाई के आधार पर जिस ज्ञान धारा को सुन रहा है, राजीव वादियों के मध्य में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण इस देश में
स्वदेशी का, चिकित्सा का और भारतवर्ष के अंदर उनके सिद्धांतों को खड़ा करने का इससे सुंदर प्रकल्प और माध्यम नहीं, कोच और नहीं हो सकता। और गोविंद भाई से हमने जैसे कहा है कि थोड़ा वीडियो वो अपना देखेंगे, तब तक मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। गोविंद भाई से हमारी एक बार पहले मुलाकात हुई थी, भेंट, जब संजय पहलवान, गौबक संजय सिंह पहलवान जी का एक बहुत अच्छा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का इवेंट चल रहा था, उसमें गोविंद भाई अमन भाई के साथ आए थे और तब वहां पर भेंट हुई थी। और धीमे धीमे ये जो जीवन का जो हमारा संबंध है हर किसी के साथ, वो गहरा होना चाहिए। जो व्याख्यान गोविंद भाई ने, राजीव भाई का एक व्याख्यान बोला है, जीवन जीने की कला, यदि आप वो व्याख्यान सुन लेंगे तो आपके जीवन के आधे से ज्यादा राग, द्वेष, कलह और समस्याएं एक वीडियो मात्र से, 26 मिनट के वीडियो से दूर हो जाएगी। वो वीडियो बहुत जरूरी है, जो वीडियो ये समझा देता है कि आपने लोगों से प्रेम करना है, प्रेम के बदले में कोई उसके प्रति अपेक्षा नहीं रखनी है, अपेक्षा रहित प्रेम करना है, मोह नहीं करना है। और पिता का मोह बेटे से ये ना हो, बेटे का अपने भाई से ये ना हो, किसी भी व्यक्ति का, बेटे का मतलब अपने पुत्र से ये ना हो कि वो मेरी क्या कहते हैं ख्याल रखे, मेरी चिंता करे। आपस में अपेक्षा रहित जीवन जीना, एक ऐसी जीवन जीने की कला वो बताते हैं। थोड़ा सा कनेक्शन में हमारे गोविंद भाई का थोड़ा सा वो हो रहा है कि वीडियो आने में समस्या हो रही है, लेकिन अगर वो वीडियो में आ जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनकी बातें आप पूरे मन से सुने, वो बहुत गहरी बातें और जानकारियां आप सबके समक्ष देते जा रहे हैं। गोविंद भाई ठीक है सब? हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, ठीक है, आप आवाज के माध्यम से ही बोलिए। कल फिर कभी हम आपके साथ वापस जब चर्चा होगी तब वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप बताइए भाई जी। हाँ जी, तो इस तरीके से मैं कहता हूँ राजीव भाई को सुनने के बाद अब ये कड़ी स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण तक कैसे पहुंची, इस सफर में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मनीषा बहन का, और मनीषा बहन के भाई जितेंद्र जी का, जो आईटी सेक्टर से थे। मैं फेसबुक पे राजीव भाई को सुनने के बाद उनके छोटे छोटे बातों को पोस्ट किया करता था, तो वहां से और राजीव भाई की फोटो लगाई तो कुछ लोग जुड़ते गए। घरेलू नुस्खों पे लोगों के सवाल आते थे तो राजीव भाई के हिसाब से जवाब देता था। तो उनमें से कुछ लोग मुझसे बात किए, तो उनमें से मनीषा बहन का, जो उनके बड़े भाई को किडनी की प्रॉब्लम आई, तो डायलिसिस की नौबत आई थी, तो उस वक्त राजीव भाई को सुनने के बाद उनकी किडनी की समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने अपने रसोई घर से जो भी राजीव भाई से सुन रखा था और जो उस बीच में और अध्ययन करके मालूम था, तो उससे मात्र 10 दिनों में जो उनका क्रेटिनाइन 3.5 से ऊपर था, जो श्री गंगाराम हॉस्पिटल ने उन्हें डायलिसिस के लिए बोल दिया था, वो 10 दिनों में 2 पॉइंट पे आने के बाद वो डायलिसिस रुक गई और आज 5 साल हो गए और वो पूरा परिवार स्वस्थ है। और उनसे ये कड़ी चलती गई। उन्होंने ही मुझे बोला कि भैया आप ना ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप पे, वहां पे जानकारों को जोड़ें, वहां पे हम व्यक्तिगत तौर पे बातें करेंगे। इस तरीके से एक सोशल प्लेटफॉर्म मिला था। तो मैं सभी भाइयों से कहता हूं कि जो भी भाई राजीव दीक्षित जी को सुनते हैं, आप अपने व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैंने किया है, मेरे से जब भी कोई भाई बंधु ठीक हो जाते थे, मतलब मेरी वजह से नहीं, राजीव भाई की कृपा से, तो वो कहते थे भैया क्या करना चाहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैं उनको यही कहता था कि आप स्वस्थ भारत समृद्ध भारत नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें अपने जानकारों को जोड़ दें, और राजीव भाई का व्याख्यान, राजीव भाई की बातें, घरेलू चिकित्सा का ज्ञान उसमें पोस्ट करते रहें। जिसको रहना होगा रहेगा, जिसको अच्छा लगेगा, जिसको लगेगा कि हाँ ये मेरे काम की चीज है, इस तरीके से कड़ियां बलती गई। बहुत गुजरात के भाई मिले, बहुत सारे भाई बंधु जुड़ते गए, करते गए, और ये सिलसिला चलता ही रहा। बाद में हमने इसको एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पिछले साल कोरोना महामारी में आने पे हमने एक चैनल बनाया, स्वस्थ समृद्ध परिवार। उसमें हमने कहा कि जो भी घरेलू चिकित्सा करने के बाद परीक्षित है कि जी हमने अजवाइन खाया, देखिए जी बहुत जगह लिखा होता है कि ये चीज करने से ये रोग जाता है, लेकिन विश्वास कैसे पैदा होता है? विश्वास तो तभी पैदा होता है जब वो कहता है मैंने यार मेरे सर में दर्द था, मैंने सौंठ उबाल के पिया तो मेरा सर दर्द खत्म हो गया। मेरे पेट में दर्द था, मैंने अजवाइन भून के खाया तो मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। तो इस तरीके से विश्वास बढ़ता है। ये विश्वास बढ़ाने के लिए और कोई ज्ञान छुपा न रह जाए, उस चीज के लिए मैंने स्वस्थ समृद्ध परिवार यूट्यूब चैनल बनाया और उस चैनल पे लोगों से फीडबैक मांगा कि जी आप अगर ठीक हुए हैं घरेलू चिकित्सा से तो आप अपना अनुभव ऑडियो के रूप में दें, और जो समस्याएं थी और उपचार था उसको बना के, ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो सके। क्योंकि आज
हम डर क्यों रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें डराया जा रहा है, चाहे वो किसी भी महामारी का हो। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, चाहे टीकाकरण को लेके हो, ये हमें डराया जा रहा है। तो अगर डर क्रिएट हो रहा है तो हमारी आवाज में हम क्यों ना एक मत होके आवाज इकट्ठा करके उस चीज को आगे प्रमोट करें, ताकि उससे डर कम हो। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, ये काफी सारी समस्याएं जो थी पुरानी, बाबा आदम के जमाने के हैं और बाबा आदम के जमाने तक रहेंगे, ये कभी किसी भी टीकाकरण से नष्ट नहीं होने वाला, चाहे जितना मर्जी कर लें। ऐसा ऐसा कोई टीका ही नहीं बना जो सर्दी, खांसी, जुकाम पैदा ना कर सके, वो होगा ही होगा। तो इस सब चीजों से डरना नहीं है, हमें उपचार सीखना है। राजीव भाई की बातें बड़ी अच्छी लगी थी जब उन्होंने बोला था कि रसोई घर से चिकित्सा कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर छोटी छोटी बीमारियां हम अपना ठीक कर लेंगे तो बड़ी बीमारी पैदा नहीं होगी। और साथ में जो आयुर्वेद के नियम है, अब आयुर्वेद में बहुत सारे नियम है, तो सारे नियम हम पालन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी दिनचर्या, जीवन शैली, आज आधुनिक जीवन शैली है, हर इंसान को मैं मानता हूं कि नहीं हो सकता। राजीव भाई के दिल्ली व्याख्यान सुनने के बाद, जैसे उन्होंने बोला था ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में पानी पीना चाहिए, लेकिन जब दिल्ली व्याख्यान में हुआ तो दिल्ली व्याख्यान में उन्होंने ही बोला कि दिल्ली वाले लोग तो थोड़े से आलसी हैं, 8 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं, आप जब उठ रहे हो तभी पानी पियो। यानी हमें उसके जो हमारे, अब किसी कोई भाई बंधु रात की ड्यूटी कर रहा है, सेना में नौकरी कर रहा है, आर्मी में है, दूर में है, अब भाई उसके हिसाब से है तो उसको भी तो आयुर्वेद, वो आयुर्वेद का नियम कैसे पालन करेगा? अगर जिसको रात की ड्यूटी करनी है तो आयुर्वेद का नियम पालन नहीं कर सकता। तो उस चीज से कैसे बचें, वो करना भी जरूरी है। तो हम कहते हैं कि एक आदमी, एक दिया जलता है और उजाला सबको देता है। तो अगर किसी की दिनचर्या, घर परिवार की एक की दिनचर्या खराब हो रही है तो बाकी परिवार वालों को चाहिए कि आप लोग कम से कम टाइम से, समय से खाना खाएं, आप लोग तो परहेज रखें, आप लोग सही तरीके से करें, उनकी तो मजबूरी है। फिर भी राजीव भाई ने बोला था ठीक है जी, आपको ऐसा लगता है तो आप जाओ, बाहर जाओ, आप जा रहे हो तो खाना लेके जाओ, जल्दीबाजी में मत खाओ। उन्होंने ये बोला जल्दीबाजी में मत खाओ, जल्दी जल्दी ना खाओ। तो इस तरीके से राजीव भाई को सुनने के बाद आपको जरूरत है उनके व्याख्यानों को बार बार सुनने की। जितनी बार सुनेंगे उन्हीं व्याख्यानों से अलग ज्ञान मिलता है, क्योंकि मुझे मिला है। मैंने जब WTO, जब कोरोना काल चल रहा था, तो मैंने WTO के व्याख्यान राजीव भाई के दोबारा सुने, तो उसमें फिर दोबारा वही विश्वास, अपने मन का विश्वास पक्का किया कि ये एक, जैसे पहले हथियार बेच के वो अपना दूर करते थे, अब दवा बेच के अपना दूर कर रहे हैं, और दवा बेचने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा मीडिया का खेल है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का खेल है। ये बहुत सारी बातें, मैं इन बातों को ना करके सिर्फ यही बात कहूंगा कि अपने परिवार की जिम्मेवारी ले लें, अपने परिवार को स्वस्थ कैसे रखें ये जरूर सीखें। उसके लिए राजीव भाई का व्याख्यान से बढ़िया किसी का भी नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, हजारों मिलेंगे, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे। लेकिन राजीव भाई की आवाज में एक सादगी है, एक सच्चाई है, और वो आपके भेजे में घुसती भी है। मैंने ये देखा है। मैंने राजीव भाई को सुनने के बाद बहुत सारे घरेलू उपचार के लिए और सारे उपचार के लिए, होम्योपैथ के लिए यूट्यूब चैनलों पे बहुत सारे डॉक्टरों की वो सुनी, बहुत सारे वैद्यों को सुनना शुरू किया। लेकिन जो आनंद, जो ज्ञान मुझे भाई राजीव दीक्षित जी के आवाज से मिला वो किसी से नहीं मिला। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि बाकी सारे के सारे यूट्यूबर एक व्यवसायी है, एक डर पैदा कर रहे हैं। तो राजीव भाई ने कभी भी डर नहीं पैदा किया। मैंने उनके कैंसर तक की बीमारी को ऐसे जिक्र करके चले गए जैसे वो लगता है कि रिश्तेदार है, आज आया कल चला जाएगा। तो ऐसे शख्सों की हमें आवाज सुननी चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ कि हम कैसे अपने परिवार को, अपने आप को, मैं पिछले 1-1.5 साल की बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, जो इस टाइम पे सबसे भयंकर काल है, इस टाइम पे मैं अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखा उसकी बात करता हूँ। हमने सबसे पहले अपने परिवार से डर निकाला, हमने इसको माना नहीं होगा भैया, मुझे भूत से नहीं डरना, तो मैं भूत की कहानियां नहीं सुनूंगा। तो मुझे इस चीज को, अपने परिवार का खान पान जैसा था पहले वैसे ही रखा। उनको ये नहीं बोला कि भाई एक महामारी का काल चल रहा है, आप ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये खाओ, ये नहीं खाओ, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो उनके अंदर नकारात्मक भाव पैदा होगी, उनके अंदर डर बना रहेगा, वो हमारा हमेशा इम्यून सिस्टम को ढूंढेंगे। अरे आप इम्यून सिस्टम की बात करते हो, आप ताकत की बात करते हो, आप ये देखो ना कि जो एक मजदूर
मंजिलों में, बिल्डिंगों में काम करने वाली एक बहनें जो एक बच्चे को कंधे पे बांध के 10-10 ईंटें 50-50 किलो का वजन लेके चल जाती है, वो क्या आपकी तरह अश्वगंधा, गिलोय और घनवटी खाती है? नहीं, वो प्याज रोटी खाती है, लेकिन वो जो भोजन करती है, भोजन को प्रसाद समझ के करती है, उसको जो हिस्से में मिलता है उसको तसल्ली से खाती है। वो ये नहीं कहती इसमें विटामिन सी नहीं है, इसमें विटामिन के नहीं है, इसमें विटामिन ए नहीं है। मतलब भावनाओं से हम अपने भोजन को विष बना देते हैं जी। तो मैं यही कहूंगा कि जो मैंने अपने परिवार के लिए, हाँ अब कुछ चीजें ज्ञान की बातें करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि स्वस्थ रहें तो राजीव भाई के साथ मैं नहीं हूँ, लेकिन एक भाई के नाते बता सकता हूँ। आप गौमूत्र पीते हैं तो गौमूत्र से नहीं पी सकते तो गौमूत्र से कुल्ला करें। गौमूत्र को सूंघने मात्र से भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैंने भी सूंघा है और सूंघता रहता हूँ। अपने घर में अमृत धारा बना के रखें। अमृत धारा बनाने के लिए बहुत ही सिंपल, आयुर्वेद की सबसे आसान से बनने वाली दवा, सबसे आसानी से। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। आप पंसारी की दुकान पे जाएं, अजवाइन साथ, पुदीना साथ और भीमसेनी कपूर लाएं, तीनों को बराबर मात्रा में रख दें, लिक्विड तैयार हो जाता है, वो अमृत धारा कहलाता है। उसे आप पेट दर्द में, सर दर्द में, कंधे में चोट में, बिच्छू काटने पे, तैया काटने पे, बहुत जगह उल्टी होने पे, दस्त होने पे, उसके अलग अलग तरीके से इस्तेमाल है, वो आप कहीं भी किताबों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने घर में एक चीज और बना के रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के घर में घट सकती है। अनहोनी किसी के घर में घट सकती है, इसलिए हर अनहोनी से बचाने के लिए रसोई घर में जो औषधि होनी चाहिए, कोई औषधि हो या ना हो, आपके घर में सौंठ का पाउडर जरूर होना चाहिए। लहसुन है, लेकिन लहसुन होता है कि कई लोग नहीं खाते, कई लोग सात्विक हैं, लहसुन नहीं खाते, कई जैन धर्म के हैं, लहसुन नहीं खाते, लेकिन सौंठ का सेवन कर सकते हैं। सौंठ एक ऐसी औषधि है जिसमें सल्फर भी पाया जाता है। तो सौंठ हर रोग की पहली दवा बन सकती है। मैंने उसको बहुतों पे अपने थ्रू, अपने माध्यम से बहुत सारे लोगों पे आजमा चुका हूँ। मात्रा कम या ज्यादा हो सकता है, नुकसान नहीं करेगा। सौंठ का सेवन करने से, अभी मैं आपको बातों में बताऊं, मेरे पिताजी सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर हैं। उनका फोन आया था पीछे, बेटा एक काम करना, बच्चों को ना गुड़ खिलाना चालू कर दो। अब मुझे मालूम है, उन्होंने बोला गुड़ खिलाना चालू करो। अब गुड़ क्यों खिलाना चालू करें, इसके ऊपर मैं परंपराओं में जाके बताता हूँ कि ऐसा क्या था कि उन्होंने बोला। हमारी परंपराओं में एक जैसे जो भी किसान है वो जानते होंगे कि धान की कटनी होती है, गेहूं की कटनी होती है, मसूर की कटनी होती है। इसको एक जगह पे रख दिया जाता है और एक बीच खंबे में बैल को बांध के उससे घुमाया जाता है ताकि उसकी दमाही होती है। उस दमाही में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी और उसके पेड़ पौधे जो खरपतवार होते हैं उसके नाक में घुसता है। तो उस चीज से बचने के लिए गुड़ खाया जाता था। यानी बहुत पुराना ज्ञान है। अगर आप आपको अपने शरीर के सारे विकार को निकालना है बाहर, तो आपको गुड़ खाना चाहिए। गुड़ में क्या है, आर्सेनिक है। राजीव भाई की आवाज से सुनिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। राजीव भाई ने बोला गुड़ में आर्सेनिक है, गुड़ में फास्फोरस है, ठीक है, गुड़ में मैग्नीशियम है, गुड़ में आयरन है, गुड़ में कैल्शियम है। तो अब हम एक गुड़ खा के, एक डली गुड़ की खा के अपने शरीर को कितना स्वस्थ रख रहे हैं। और जिस आर्सेनिक को पीछे कोरोना काल में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, जिस फास्फोरस को फेफड़ों के इन्फेक्शन में, निमोनिया के इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे गुड़ में पाया जाता है। तो हम इसको अपनी दिनचर्या में क्यों ना शामिल करें। राजीव भाई ने बड़े सरल शब्दों में बोला था कि आप कुछ भी खाते हैं, चीनी खाने के बाद जो आपने खाया है वो पचेगा, फिर वो चीनी को पचाएगा। यानी आपकी बनी हुई एनर्जी चीनी को पचाने में नष्ट करती है, जबकि गुड़ खाने से आपने जो खाया है, गुड़ पहले खुद पचेगा और आपके भोजन को भी पचा डालेगा। ऐसी बातें मैं इसलिए कहता हूँ, राजीव भाई को सुनने के बाद आप व्यक्तिगत तौर पे हर इंसान एक बार नहीं सुनना है। यहाँ पे गलती क्या होती है, राजीव भाई को सुन लेते हैं, कहते हैं जी मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना है, मैं उनको मानता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैंने कहा अगर फॉलो करते तो उनकी आवाज को भागवत गीता की तरह मानते, उनको अपने जो भी आपके मंत्र हैं, जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जो आपके गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र की तरह उनकी आवाज की, उनकी वाणी आपके कानों में जानी चाहिए थी। क्योंकि वो जब तक वाणी उनके कानों में घुसती है, आपको कोई भी गलत कर्म करने से रोकती है। राजीव भाई एक ग्रंथ है,
जी। हर कोई मतलब उनका ज्ञान एक ग्रंथ है। अगर आप मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे, मैंने कहा तो भागवत गीता मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, मैंने सुनी जरूर है, भागवत गीता नहीं पढ़ी है। लेकिन राजीव भाई को सुनने के बाद जो उनसे आचरण वाला ज्ञान मिला, जो जैन धर्मों के 10 गुणों का ज्ञान मिला, हमने बचपन में पढ़ा था, गौतम बुद्ध के उसका बचपन में पढ़ा था, जवानी आते आते भूल गए। लेकिन राजीव भाई को सुनने के बाद वो दोबारा याद आ गया, सारी बातें, सारी चीजें A to Z। मतलब इतना अच्छा लगता है। जब भी कभी कोई समस्या, तो मैं तो छोटी सी चीज देखता हूँ, कुछ नहीं हो, पुरानी परंपराओं में चले जाओ, पहले के लोग कैसे स्वस्थ रहते थे, उसके पीछे क्या कारण था। क्योंकि पहले के लोग एक चीज सबसे ज्यादा मानते थे, कोई बात नहीं यार, शरीर दुख है। अब किसी को कोई रोग हो जाता था ना, तो पहले के, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, आज भी मेरी नानी, मैं नानी की बात कर रहा हूँ, मेरी नानी 92 साल की है। मैं उनको फोन करता हूँ, बोलता हूँ नानी कैसा है, दर्द उर्द है? अरे क्या क्या बात कर रहा है, इस उम्र में दर्द नहीं होगा तो कौन सी उम्र में दर्द होगा। तो ये चीजें, और मैंने अपनी नानी के माध्यम से ही सुना है बहुत सारी बातें, यानी उनके अंदर अपने रोग को भी नष्ट करने की सकारात्मक सोच होती थी। कुछ अगर आ भी गया गलती से व्याधियां अपने शरीर में, तो कहते थे भगवान या तो दूर कर दे या तो उठा ले। मतलब आप, मतलब मैं शब्दों का आप समझ सकते हैं कि पहले के बुजुर्गों में और पहले की सोच कैसी थी। जबरदस्ती बचने की कोशिश नहीं करते थे। आज कहते हैं मैं तो करोड़ों रुपया खर्च करके बच जाऊंगा। भाई बच जा, अंबानी का बाप बच गया क्या? उससे ज्यादा पैसा किसके पास था? या कोई भी बड़े से बड़े हमारे भारत के प्रधानमंत्री, बहुत सारे प्रधानमंत्री जिनके स्वर्गवासी हो गए, क्या उनके इलाज के लिए पैसा कम था? जाना तो हर किसी को तय है, तो नीडर बन के जाओ, नीडर बन के स्वस्थ, जो नीडर रहेगा ना वो स्वस्थ रहेगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तकलीफें, शारीरिक तकलीफें, गले की खराश, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये तो रिश्तेदार है। अरे आज आए हैं कल चले जाएंगे, फिर 2-4 महीने बाद घूम फिर के आ जाएंगे। तो इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। और जब इनसे नहीं डरेंगे, इनका सही उपचार कर लेंगे, सही तरीके से उपचार कर लेंगे, तो बड़ी व्याधियां ऐसे नहीं आएगी। हम अपना खान पान सही कर लेंगे, जैविक आहार, मतलब निरोगी जीवन का मूल आधार शुद्ध सात्विक जैविक आहार। अब शुद्ध सात्विक जैविक आहार, इसकी डिमांड करनी है, खोज करनी है। लेकिन जब तक नहीं मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको नकारात्मक भाव से भी नहीं लेना। मैं सभी भाइयों से विनती कर रहा हूं कि अगर जरूरी है, हमें जैविक भोजन करना है, जैविक भोजन की ढूंढना है, उसके लिए प्रयास करना है। किसान, अगर आप अफोर्डेबल है तो एक किसान को गोद ले लें, एक किसान के पास जाके मिल लें, भैया आप जैविक चीज बनाओगे मैं आपको लूंगा। मुझे बॉम्बे में बहुत सारे, व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत सारे भाइयों को जानता हूँ जिन्होंने पिछले 5 साल से राजीव भाई को सुनने के बाद उन्होंने अपने बगल के गांव में जाके किसानों को, गौ पालकों को बोला कि आप घी बनाना, घी मेरे परिवार को देना, आप जो भी खेती करते हो जैविक करो, आप मुझे दो, सब्जी उपजाओ मुझे दो। इस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कम से कम जो खा रहा है उसको सकारात्मक सोच में रखे। ऐसे सकारात्मक सोच में हर इंसान को, जहर को भी अमृत समझ के, अगर हमें पता है कि सांप, एक कहीं पढ़ा था या बहुत बार बचपन में भी सुना था कि आपको सांप से कटाया गया और आपको बताया नहीं गया कि आपको सांप काटा है, तो आपका उसका जहर आपके शरीर में नहीं चढ़ता। और एक सुई चुभो कि आपको खाली ये कह दिया जाए कि सांप ने काटा है, तो हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच उस जहर को पैदा कर देती है। ये विज्ञान में भी साबित कर चुका है। तो हमारे अपनी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। परिवार का ख्याल रखें आप, हर इंसान अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेगा तो आगे की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आदमी खुद का ख्याल रखेगा तो नेचुरल सी बात है दूसरों को भी यही बात बोलेगा, यार मैंने ये किया था इससे मेरा ठीक हो गया। क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने बोला जी मेरा कोरोना महामारी में मेरे को तकलीफें हुई थी, हमने ये चीजें करी, तो दूसरे वालों ने कहा ठीक है जी, आपने गोविंद भाई से मैं भी बात करता हूँ, आपने विष्णुप्रिया चौधरी से मैं भी बात करके देख लेता हूँ, मैंने ज्योति दीदी से, वेद प्रकाश जी से, मोनिका दीदी से, मतलब जो भी हैं वो सब, हर इंसान एक दूसरे से बात करता है। क्योंकि जब अच्छी चीज मिलती है तो हमें अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना है, बिना डरे बिना डराए। मैं हर वक्त यही बोलूंगा, डरना नहीं है। बहुत सारी बातें फिर कभी करेंगे, लेकिन मैं इस बार फिर एक विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ
कि राजीव भाई दीक्षित जी को सुनने के साथ साथ उनके जीवन जीने की कला और कार्यकर्ता कैसे हों, ये व्याख्यान भी साथ में सुन लें। उससे जरूरी नहीं कि आप किसी भी संगठन में काम करेंगे, आपका ये गुण उस संगठन को मजबूत बनाने का काम करेगा। चाहे आप अपने घर में, आप अपने परिवार में, आप अपने समाज में, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भी काम कर रहे हो ना, और आपके अंदर वो गुण है, तो आपको उस संगठन को मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे सभी से विनती करता हूँ कि राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को दिल से सुने, बारंबार सुने। एक बार सुनेंगे नहीं समझ में आएगा, जब वो 10 बार सुनेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि आपको आनंद ही आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद भाई, इसमें आगे चलते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कुछ चीजों की चर्चा कर लेते हैं। वो चर्चा ऐसा है कि इस समय पर जो न्यूमोनिया के जो केस चल रहे हैं, लोग वगैरह सामान्यतः न्यूमोनिया का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कुछ न्यूमोनिया की राय आप दे दीजिए, कुछ डायबिटीज के बारे में थोड़ा जो आप राय दे सकते हैं लोगों को, और साथ में जो बीपी वगैरह की जो समस्याएं हैं, इसको जो आमतौर पर देखी जा रही है, इसके बारे में एक छोटी सी राय आप सभी के सामने रख दीजिए। ठीक है, निमोनिया, सबसे पहले हम बात करते हैं निमोनिया कोई आज का रोग नहीं है, और ये हमारे जैसे को नहीं, एक नवनिहाल नवजात शिशुओं को भी होने वाला रोग है। जब नवजात शिशु इन रोगों से हो जाते थे, और मतलब लाखों में एक केस बिगड़ता था, लाखों में एक केस बिगड़ता था, छोटे बच्चे का निमोनिया, जो बोल नहीं सकता, जो अपना ये बता नहीं सकता कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरे को ये तकलीफ हो रही है। आज जब हम सब बोल सकते हैं, बता सकते हैं, तो फिर इस रोग से डरना क्यों? और इसका सबसे सरल उत्तम उपचार मालिश, सिकाई और रसोई घर की औषधियों में तुलसी, लहसुन, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, मेथी, हर गर्म तासीर की औषधि इस रोग की सबसे अच्छी दवा है। जो भाई बंधु गौमूत्र जिनके पास है, वो गौमूत्र का सेवन करें। गौमूत्र 1/4 कप गौमूत्र गुनगुना करें, उसमें 2-3 चुटकी सौंठ मिलाएं और उसको उबाल के पिएं। जिनको शारीरिक कमजोरी है इसके साथ साथ, तो मुनक्के का सेवन करें। खट्टे और ठंडे का परहेज रखें। जिन्हें भी निमोनिया से ग्रसित हैं, वो ठंडे और खट्टे का पूरी तरह से परहेज रखें, पूरी तरह से। ठंडा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है। आप अगर हम एक काढ़े के रूप में, एक उपचार के रूप में लिया जाए, तो सरल तरीके से 10-12 पत्ते तुलसी के लें, 2-3 पत्ते पीपल के ले लें, गिलोई मिलती है गिलोई ले लें, लहसुन है लहसुन ले सकते हैं, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी जो भी है थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके कूट पीस कर 2 गिलास पानी में डाल के उबालें। जब वो पानी आधा रह जाए, उसको चाय की तरह सिप सिप करके पी जाएं। फिर शाम को बनाए पी लें। सरसों के तेल में लहसुन पका सकते हैं। लहसुन के साथ साथ उसको और गुणकारी बनाने के लिए रसोई घर के सारे गरम मसाले डाल के, कोई कम मात्रा ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे पकाएं। उस तेल से छाती की मालिश करें, पीठ की मालिश करें, और नमक या अजवाइन की पोटली या रेत जो भी मिले, इसकी पोटली बनाएं। उस पोटली को गरम तवे पे रख के उससे छाती की और पीठ की मालिश और सिकाई करें। हमेशा उबला हुआ पानी पिएं जब तक आपका निमोनिया पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। एक बार मान लिया आपको 2 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी को डाल के उबाल लें पहले, और उबाल के उस पानी को रख लें। उस पानी को पीते रहें। अगर उसको औषधीय गुणों से परिपूर्ण करना है, तो आप उसमें आधा चम्मच दालचीनी डाल लें, कभी तुलसी के पत्ते डाल दें, लौंग डाल दें, मुनक्का डाल लें। इस तरीके से आप उस पानी को बना के भी पी सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम सरल उपचार, तब भी अगर मान ले कुछ व्यवस्था ऐसी होती है जहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी खराब है, तो हमें आयुर्वेदिक औषधियों का लेना चाहिए, होम्योपैथ औषधि लेनी चाहिए। वो आपके नजदीक के जो भी चिकित्सक हैं उनको मिल सकता है, या एक जनरल मेडिसिन के तौर पे जो पिछले 1.5 साल से हजारों भाइयों द्वारा परीक्षित जो होम्योपैथी कॉम्बिनेशन है, वो मेरे फेसबुक पेज पे पोस्ट पे है, वहां से मिल सकता है। ऐसे मैं आपको बता दूं, जब निमोनिया में खांसते खांसते छाती में दर्द हो, या छाती में दर्द हो रहा है, तो ब्रोनिया इस्तेमाल करनी चाहिए। घड़घड़ की आवाज हो रही है तो एंट्रीम टार्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। एकोनाइट राजीव भाई की बताई हुई सबसे अच्छी औषधि है, क्योंकि एकोनाइट का सबसे बड़ा गुण है वो डर को खत्म करता है, मृत्यु के भय को खत्म करता है। तो और ठंड के प्रकोप से होने वाले रोग की सबसे उत्तम औषधि मानी जाती है एकोनाइट। तो
तो आप एकोनाइट ले सकते हैं साथ में। इस तरीके से बहुत सारी दवाइयां हैं, वो आप अपने होम्योपैथ चिकित्सक से मिल सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो भी भाई बंधु हैं जो स्वास्थ्य की सेवा दे रहे हैं, आप उनसे भी व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो कहूंगा आप सोशल मीडिया के बजाय अपने व्यक्तिगत डॉक्टरों की इज्जत करना शुरू करें। आप व्यक्तिगत जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है आपके घर के पास, उसके पास जाएं, उससे पूछें, होम्योपैथ में जाएं, उनसे पूछें, उनकी इज्जत दें, उनसे बात करें। तो सोशल मीडिया से भी ज्यादा मैं यही कहूंगा कि आप अपने नजदीक, क्योंकि बुरे वक्त में एट ए टाइम जो काम आएगा, दरवाजा जो खोलेगा वो गोविंद भाई का दरवाजा नहीं खुलेगा, गोविंद भाई का फोन खुला रहेगा, दरवाजा तो आपका पड़ोसी का डॉक्टर ही खोलेगा। इसीलिए आप अपने नजदीकी के, क्योंकि उन्हें भी इज्जत दें उसी तरीके से जो एलोपैथी डॉक्टरों को मिल रहा है उतनी इज्जत दें होम्योपैथ डॉक्टर को। अब आ जाते हैं डायबिटीज के लिए सबसे सरल उत्तम उपचार, मेरे पिताजी का अनुभव है, उन्हें 550 शुगर 2017 में हुआ। उन्होंने 1 महीने गौमूत्र का सेवन किया और 1 घंटा ताली सुबह और 1 घंटा ताली शाम को पीटते हैं। इंस्पेक्टर की नौकरी करते हैं जिसमें ड्यूटी का कोई प्रावधान नहीं होता, दिन रात चलता रहता है, डे नाइट चलता रहता है, तो उनका खाने पीने का, और बिहार के हैं, चावल खाना बंद नहीं करते। और आज भी 5 किलो गुड़ लगभग 1 महीने में वो खाते हैं, 550 का शुगर होने के बावजूद भी, और उनका शुगर नॉर्मल रहता है, शरीर नॉर्मल रहता है। बहुत ज्यादा जिस दिन उनको लगता है खूब जोर जोर से तालियां पीटते हैं कम से कम 1 घंटे तक। क्योंकि ये चीज आप ध्यान से देखें, हर भाई बंधु अपने मनन करें, चिंतन करें, क्या आपने किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी हॉस्पिटल में जो किन्नर भाई बहन हैं उनको आपने देखा डायबिटीज का इलाज कराते हुए, बीपी का इलाज कराते आते हुए, हार्ट का इलाज कराते आते हुए? आपने कभी नहीं देखा होगा लाइन में लगे हुए कि एक किन्नर भाई बहन वहां पे आके इलाज करा रहे हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, कहीं भी। क्यों? क्योंकि वो दिल खोल के तालियां बजाते हैं और दिल खोल के नंगे पांव नाचते हैं। अगर उन्हें थोड़ी देर ज्यादा नाचना पड़ता है तो चप्पल निकाल के नाचते हैं। और हमें अगर चिकित्सक ने सलाह दिया कि आपको सुबह 1000 कदम 2000 कदम पैदल चलना है तो हम स्पोर्ट्स शू मंगाते हैं, जूते पहन के चलते हैं। भैया यही एको प्रेशर के पास जाके पैसे दे के पॉइंट दबाते हो और नंगे पांव चलोगे, तालियां पीटोगे तो अपने आप पॉइंट दबेगा जी। तो आयुर्वेदिक होम्यो ये डायबिटीज के लिए इसके साथ साथ भाई राजीव दीक्षित जी ने अपने एक व्याख्यान में बहुत अच्छा विवरण दिए हैं, जिसका मैंने कई सारे भाइयों को बता के उसका फीडबैक भी है कि हमने इस चूरन का सेवन किया, इंसुलिन छूट गई, इस चूरन का सेवन किया, हमारी दवाइयां कम होती गई, शुगर कंट्रोल होता गया। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में मिल सकता है डायबिटीज के, और ऐसे भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुने, वहां मिल सकता है। मैं बता दूं, मेथी दाना, तेज पत्ता, बेल पत्र, नीम की निम्बोली, करेले के बीज, इनका एक अनुपात राजीव भाई ने बताया है। आप उनकी पुस्तकों से, उनके व्याख्यानों से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उनको सुने, उनको ढूंढे, उनकी सारी चीजें, हर चीज मिलती है। मैंने राजीव भाई को सुन के उन्हीं के बताए गए, मतलब नकल मार के अकल से काम लेके आप लोगों के सामने हूँ। तो आप भी करें। हाई बीपी के लिए भाई राजीव दीक्षित जी ने बताया दालचीनी बहुत अच्छा होता है, मेथी बहुत अच्छा होता है। अब उसी को एक जिक्र करते हुए मैं आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। अर्जुन की छाल, दालचीनी, मुलेठी और गोरखमुंडी, चारों बराबर मात्रा में लेके बारीक पाउडर करके, सिर्फ उतना ही जितना 1 कप आप चाय बनाते हैं, चाय पत्ती जितनी डालते हैं 1 कप। चाय तो पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि चाय पत्ती क्या होता है, कैसे मैंने बहुत सारे भाइयों को छुड़वाया, आप भी छोड़ सकते हैं अगर कोई पीते हैं तो। जितनी 1 कप चाय बनाने के लिए चाय पत्ती लगती है उतना ही ये पाउडर डालें, उसको चाय की तरह बना के उबाल के पिए सुबह शाम। आपकी अपने आप ऑटोमेटिक दिनचर्या को, आहार विहार को ठीक रखते हुए आपकी दवा कम हो जाती है। हार्ट की समस्याओं में अर्जुन छाल भाई राजीव दीक्षित ने बताया, हमने उन्हीं को सुन के बाकी सारे भाइयों को बताया, उन भाइयों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। लौकी का जूस, इस तरीके से सारे उपचार मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि राजीव भाई दीक्षित जी का हर बताया उपचार परीक्षित है। उसको हमने जिनको भी बताया, सारे रोग मुझे तो हुए नहीं, लेकिन जिनको भी हुए हैं, तकलीफ हुई है, हमने बताया है, वो पूरी तरह से कारगर है। आयुर्वेदिक दवाइयां फेल हो सकती है, एलोपैथी दवाइयां फेल हो सकती है,
होम्योपैथ दवाई फेल हो सकती है, मेथी दाना अपना गुणधर्म देने से नहीं फेल होती, समय लग सकता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, क्योंकि यही एक औषधि है जहां शुद्धता की पहचान है। आपने, मुझे मालूम है, ये सोंठ का पाउडर ले रहे हैं तो सोंठ है, मेथी है मेथी है, दालचीनी। अगर किसी को बोला जी वो जड़ी बूटी लेके आ जाओ, ब्राह्मी बूटी, अब ब्राह्मी बूटी बनाने वाली कंपनी ने क्या किया है भगवान जाने। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई राजीव दीक्षित जी को सुन के छोटी छोटी समस्याओं को पहले नष्ट करें, बड़ी समस्याएं अपने आप नष्ट होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जितनी भी चर्चा गोविंद जी ने बता रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है साथियों कि हमें ये समझना पड़ेगा कि विश्वासम फलदायकम है। अगर आपने विश्वास नहीं करेंगे और विश्वास के साथ श्रद्धा नहीं रखेंगे अगर आयुर्वेद के प्रति, तो निस्संदेह आपका विश्वास के अनुरूप फल, वो प्रत्याशित परिणाम नहीं मिलेंगे जो आप जानना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं। और इसी के साथ में गोविंद भाई, एक आयुर्वेदाचार्य के रूप में, एक वैद्य के रूप में हम आपकी टिप्पणी लेना जरूर चाहेंगे। जो विवाद IMA अर्थात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस, मतलब मेडिकल माफियाओं के द्वारा अभी आयुर्वेद के साथ एक लड़ाई को खड़ा कर दिया गया, एक बवाल खड़ा कर दिया गया है, गोविंद चंद्र यादव जी, गोविंद चंद्र प्रसाद जी, क्षमा कीजिएगा, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए भैया, मैं ये सारी चीजें मैं भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से सुना हूँ और उन्हीं की बाकी विचारधाराओं को कह रहा हूँ कि मैं आपको 23 मार्च की जिक्र बताता हूँ। जब 23 मार्च 2020 उस दिन मैंने स्टेटस लगाया कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अरबों रुपया खर्च करके आयुर्वेद का उद्घाटन किए थे, ऑल इंडिया में एम्स का जो दिल्ली के मतलब सटे है, वहां उसका उद्घाटन किए थे। जब कोरोना की महामारी के संकेत आए और जानकारी मिली तो उनको क्यों नहीं दिया गया, उसके साथ सौतेलापन क्यों? ये सौतेलापन यहाँ से नहीं है, ये बहुत सारे इसके पीछे पूंजीपतियों का हाथ है, बहुत सारे कंपनियों का हाथ है। तो मैं इस मामले में सिर्फ इतना ही कहूंगा हर भाई से कि आप कोशिश करें, अप्राकृतिक औषधियों का सेवन ना करें, जरूरत ना पड़े, आप अपना आहार विहार इस तरीके से। जी गोविंद जी, आपकी आवाज थोड़ी दब गई है। गोविंद जी, एक बार आप मेरी आवाज वहां से आ रही है, एक बार आप थोड़ा ठीक कीजिए। गोविंद जी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं जो बोल रहा हूँ वही वहीं से आ रहा है, और जितने भी लोग इस प्रसारण को देख रहे हैं, लगभग 1 घंटा हो चुका है, और ये इस प्रसारण का कोई एक अंतहीन चर्चा है गोविंद भाई जैसे व्यक्तियों के साथ, क्योंकि इनका जो पुरुषार्थ है, इनका जो परिश्रम है और निरंतर मेहनत है, ये सुबह शाम उठते बैठते, रात 12 बजा हो या कितना भी समय रहा हो, गोविंद भाई ने अनन्य रूप से राजीव भाई के पदचिन्हों पर चलते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य किया है, वो आज सर्व साधारण जनता के लिए सुलभ कराने की जो व्यवस्था का निर्माण उन्होंने किया है, स्वस्थ समृद्ध परिवार के रूप में वो एक संगठन को आगे लेके आए, परिवार को आगे लेके आए। आने वाले दिनों में हम स्वस्थ समृद्ध परिवार के कुछ और भी लोगों के साथ, गोविंद जी के साथ बैठकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो महत्व है वो ऐसे कार्यों को बल देना है, इन कार्यों के द्वारा राजीव भाई की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है, और इस कार्य के लिए जितना संभव हो सकता है, जितना कोशिश हो सकती है, आप सबका समर्थन चाहिए। गोविंद भाई जी, आपको आवाज आ रही है? गोविंद जी आवाज आ रही है आपको? गोविंद जी आवाज आ रही है? आवाज आपको? गोविंद जी की आवाज में कुछ समस्या आ रही है, वो शायद वापस एक बार जुड़ेंगे। और आप सभी से कहना चाहते हैं, RDTV
भारत का और राजीव भाई दीक्षित जी के अभियान का आप जो प्रभाव लोगों के अंदर देखते हैं, वो दिखाने आपके सामने आए हैं। हम ये चाहते हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक राजीव भाई दीक्षित जी का समर्थक रहा हूं, ये जितनी वैचारिक क्रांति का जो कार्य है, ये हम लोग जिस रूप से आगे बढ़ा सके, उसमें एक छोटा सा प्रयास आरडीटीवी भारत के रूप में हमें ऐसे लोगों को सामने लाने का है जो निसंदेह राजीव भाई के एक ऐसे आदर्श लोग हैं जिनके दम पर राजीव भाई के कार्यों को बल मिल रहा है, और वो कार्य निसंदेह व्यापक होते जा रहे हैं। प्रत्येक राजीववादी से हमारा निरंतर ये अनुरोध रहता है, ऐसे ही प्रतिभाओं को आगे लेके आइए। गोविंद भाई आपके हमारे बीच में के हैं, 5-6 वर्ष के अंदर एक व्यक्ति जो प्राइवेट नौकरी करते करते इतने बड़े, मतलब राजीव भाई को सुनने के बाद जो ज्ञान की उत्कंठा उनके अंदर जागृत हुई, उन्हें स्वयं को सही किया, रोगी स्वयं चिकित्सक के सिद्धांत को आत्मार्पित किया, आयुर्वेद के उस प्रिंसिपल को फॉलो किया जो ये कहता है कि ऐसी जीवन शैली जियो कि बीमारी ना पड़ो, क्योंकि केवल दवा समाधान नहीं होती, उसमें विश्वास भी समाधान होता है। जो विश्वास आज आपको एक एलोपैथी की गोली में है, वो विश्वास यदि आयुर्वेद में आप उसका 10वां हिस्सा भी कर देंगे तो आयुर्वेद को परिणाम देता है। आपने यदि रामायण देखी होगी, रामायण का ये जो रामानंद सागर की रामायण है, इसमें भी एक दृश्य आता है अंत में, जब स्थिति आती है कि लक्ष्मण जी को बाण लग गया है, तो सुषेण वैद्य एक ही बात कहते हैं कि आयुर्वेद वो चिकित्सा पद्धति है, हे हनुमान, हे सुग्रीव, ये वो स्थिति है जो अंतिम समय तक कभी हार नहीं मानती। इसलिए अगर आज आईएमएफ की लॉबी ये बात कहती है कि क्या आईसीयू से या वेंटिलेटर से क्या किसी व्यक्ति को बाहर लाया जा सकता है, तो निस्संदेह ये संभव है और आयुर्वेद में ताकत है। चलते चलते गोविंद भाई, एक बात अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा, वो प्रश्न ये है कि राजीव भाई दीक्षित जी के बारे में बताइए कि आपने कब से उनको सुना, क्या उनका जीवन में प्रेरणा हुई, और क्या संदेश आप भारत के राजीववादियों को, राजीव समर्थकों को या सामान्य जनता को देना चाहते हैं? भाई राजीव दीक्षित जी को मैं पहली बार 5 सितंबर 2016 को सुना, और उसको सुनने के बाद जब 3 महीने में उनके सारे व्याख्यान इंटरनेट पे जो पड़े हुए थे सारे सुनने के बाद मैंने उनके भाई प्रदीप दीक्षित जी को फोन किया, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई राजीव दीक्षित जी की हत्या के बारे में आप लोगों के क्या विधान है। तो उन्होंने बोला कि आपने अभी राजीव दीक्षित जी को पूरा नहीं सुना, मैं आपको कुछ सीडी भेज रहा हूँ, आप उन सीडियों को दोबारा सुन लें और उसके बाद ये सवाल आप मुझसे करें। उन्होंने एक सीडी का सेट भेजा, वही सारे व्याख्यान थे जो इंटरनेट पे थे, उसमें से 1-2 व्याख्यान कुछ एक्स्ट्रा था, तो मैंने वो दोबारा सुना, तो मुझे उनसे सवाल करने का मौका नहीं मिला। जब मैंने दूसरी बार सुना तो मुझे अपना मार्ग मिल चुका था कि मुझे किस राह पे चलना है। मैंने चिकित्सा क्षेत्र का मतलब दूसरा सुनते ही मेरा अपना वो मिल गया। फिर मैंने उनके पिताजी से एक बार बात करी कि 2018 में जब मैं उनके पास गया और एक बार बीच में फोन पे भी बात हुई थी, तो उन्होंने एक ही शब्द मुझे बोला, कौन कहता है राजीव नहीं है, आज तो मेरे करोड़ों राजीव हैं। तो क्या आप उनके करोड़ों राजीव में आप अपने आप को बनाना है? तो राजीव भाई दीक्षित जी को सुनने के बाद मैं पुनः यही कहूंगा कि उनका जो सबसे अच्छा व्याख्यान, देखिए चिकित्सा तो आप किसी से भी ले सकते हैं, करवा सकते हैं, कर सकते हैं, आपके बगल में वैद्य होंगे, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर होंगे, मतलब किसी भी होम्योपैथ, आयुर्वेद, अपनी दादी से, नानी से, मौसी से, किसी से अपने कर सकते हैं, लेकिन आचरण ग्रहण करें। क्योंकि मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, होम्योपैथ चिकित्सक, जिन्होंने मुझे होम्योपैथ चिकित्सा सिखाई। 1.5 साल लगातार रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक मुझे फोन कॉल पे सिखाया उन्होंने। एक बड़े भाई के होने के नाते बड़े भाई का फर्ज निभाया। जब राजीव भाई को सुनने के बाद मुझे होम्योपैथ सीखने का मौका मिला, तो मैंने बहुत सारे राजीव भाई की फोटो लगा के काम कर रहे डॉक्टरों को संपर्क करने की कोशिश करी थी, तो मुझे वो नहीं मिला, लेकिन मुझे उनसे मिला वो ज्ञान, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया। तो हम दोनों जब भी बात होती है तो हमेशा एक ही चीज होता है, गोविंद अब समय चिकित्सा का नहीं है, संस्कार बचाने का है। संस्कार बचेगा तो स्वास्थ्य, तो देखो जी उम्र तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, पहले 100 साल, अब 90 साल, 60 साल, 40 साल, लेकिन आगे चल के अगर 20 साल, 40 साल की उम्र रही और वो संस्कारहीन रहा तो 40 साल की जिंदगी भी नरक समान हो जाएगा। इसलिए संस्कार बचाना जरूरी है, और संस्कार बचेगा भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान से, जिसमें जीवन जीने की कला है और कार्यकर्ता के नियम। बाकी बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ हैं, बहुत गीता है, भगवत गीता है, मतलब जैन धर्म हर जगह है, लेकिन जो भाई राजीव दीक्षित उनकी आवाज के से सुनने के बाद जो कानों में गूंजती है और दिमाग की नसों तक पहुंचती है और खून के रग रग में ऐसा लगता है कि मैं अब ऐसा ही बनूंगा,
और ऐसा ही बनूंगा बनूंगा बोलते 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 वो शरीर अपने आप को ऐसा ही ढाल लेता है। इसलिए मैं सभी भाइयों से विनती करता हूं कि आप उनके इस व्याख्यान को जरूर सुने। चिकित्सा के लिए, चिकित्सा के तौर का भी व्याख्यान बता दिया कि कौन सा व्याख्यान आपको, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कौन सा व्याख्यान सबसे ज्यादा सुनना है, और अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छा बाप बनना चाहते हैं, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा मतलब, तो उसके लिए आपको जीवन जीने की कला और साथ ही साथ कार्यकर्ता के नियम, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान एक संगठन में है। कोई बिजनेसमैन है तो उसका भी एक अच्छा एम्प्लॉय का संगठन है, कोई दुकानदार है उसके भी 5 हैं, तो उसके सुनने के बाद वो अगर अपने अंदर धारण करेगा तो उसका ग्रोथ, उन्नति दिन दुगनी रात चौगनी होगा। जरूरी नहीं कि वो उन्नति आर्थिक हो, मानसिक उन्नति, सांसारिक उन्नति, आपकी सांस्कारिक उन्नति जो होती है वो मतलब आर्थिक उन्नति से कई गुना ज्यादा होता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसकी कोई कीमत नहीं। बिल्कुल गोविंद। मैं विकास भाई, मैं आपके मंच से एक बात बताना चाहूंगा कि भाई राजीव दीक्षित जी की व्याख्यानों की देन है कि उन मिस वर्ल्ड रह चुकी उक्तामुखी दीदी व्यक्तिगत तौर पे कई बार हमसे बातचीत होती है, चिकित्सा के सिलसिले में भी बातचीत होती है, और उनके माता पिता जी से भी बात होती है, उनके माता पिता भी फोन करते हैं, और बहुत सारे, मतलब जरूरी, मतलब मैं गांव में, मेरे जीजा जी गांव में रहते हैं और वहां गांव के गरीब मजदूरों का इलाज भी हम घरेलू तरीके से करते हैं, और बड़े से बड़े भाई बंधुओं भी ये साबित हो चुका है कि आज हर इंसान अप्राकृतिक औषधियों का सेवन नहीं करना चाहता, मजबूरी में कर रहा है। और वो मजबूरी क्या है? डर। हमें वो डर निकालना है, और डर निकलेगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, जब हम एक दूसरे को डराना बंद करें। डराना बंद करें तभी डर निकलेगा। अच्छी बातें जो ये सही होके आया है वो बताए ना, क्योंकि मैंने ये चीज किया मैं ठीक होके आ गया, तो ये नहीं बताएंगे। बताओ ना, क्यों बता रहे, क्यों नहीं बता रहे हो, बताओ कि मैंने इस चीज को करके, एलोपैथी को ले, होम्योपैथ को लेके, आयुर्वेद को लेके, घरेलू को लेके। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, महामारी का प्लेलिस्ट है, उसमें 150 से ज्यादा जो फीडबैक है वो वही फीडबैक है, जहां पे एक बेटी ने एक बहू ने अपने बाप को कैसे वेंटिलेटर से उतार के अपने घर में इलाज करके उसको ठीक किया। आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, घरेलू चिकित्सा, तीनों पैथियों को साथ में लेके डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा जी हैं, उन्होंने अपने पिताजी को पिछले साल कोरोना के काल में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन पे होने के बावजूद घर लाके उनकी चिकित्सा करी, मसाज करी, मालिश करी। जयपुर की बहन, ऐसे बहुत सारे हैं। जयपुर की बहन पिछले साल अपनी सास को बचाई और इस साल अपनी माँ और पति को बचाई। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि यहाँ डर, हमें क्या है, आपस में दूरियां बना दी गई थी, वो दूरियां खत्म करने के बाद हिम्मत आती है। आज भी मैं अपने परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी, मैं अपनी धर्मपत्नी का जितना भी कहूँ कम है, वो मुझे बहुत ज्यादा साथ देती है। कोरोना काल में हमारा परिवार पहला परिवार था जो हमारे गली के 4 मकान छोड़ के, 5 मकान छोड़ के, मामा जी बोला जाता है उनको, उनकी स्वर्गवास हो गया, तो पूरे मोहल्ले से कोई उनके घर नहीं गया, लेकिन हम पति पत्नी दोनों उनके घर गए। और हम वैसे ही बिना परहेज के अपने घर में आके बच्चों के साथ रहते हैं। मैं पिछले 1.5 साल में लगभग दिल्ली में 3000 से ज्यादा घरों में जा चुका हूँ। बहुत बढ़िया। तो हमें ये डर को खत्म करना है। डर खत्म होने के बाद जो एनर्जी मिलेगी ना, मतलब कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है साथियों, बहुत बड़ी। जिन भी लोगों ने आज का प्रसारण देखा, समय ज्यादा हो चुका है, लेकिन हमें गोविंद भाई के साथ पता ही नहीं चला कि कैसे समय बीतता चला जा रहा है, लेकिन बातें इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी सुंदर चर्चा के लिए मैं गोविंद भाई का बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और बहुत ज्यादा धन्यवाद है उनके कार्यों का। उन्होंने राजीव भाई के पदचिन्हों पर चलकर जो प्रेरणा खड़ा किया है देश के अंदर पे, असंख्य लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। इस महामारी काल में भी उन्होंने कितनों का संकट दूर किया है। स्वास्थ्य
परिवार के यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए, जाकर जांचिए एक बार, परखिए एक बार, लोगों के अनुभव देखिए। एक संदेश देने मात्र से जो चिकित्सक कभी आपकी बातों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन यहाँ अगर रात के 11-12 बजे भी अगर आपने संदेश दे दिया और अगर वो जगह हैं तो आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा, तुरंत वो प्रेरणा मिलेगी, जो प्रेरणा राजीव भाई ने कार्यकर्ताओं के गुण के आधार पर उनके अंदर परिलक्षित की है। जो आप गोविंद भाई जी को सामने देख रहे होंगे, अगर आप सीने में भी देखेंगे जो राजीव भाई का चित्र है, इस चित्र से ज्यादा चरित्र उनके हृदय के अंदर है और उसको उन्होंने धारण कर जो कार्य राष्ट्र के अंदर किया है, ऐसे राजीववादियों के कारण वाकई में ये देश एक दिन राजीव भाई के विचारों के आधार पर ये इतने गौरवमय पूर्ण को अंगीकृत करेगा कि एक दिन का आने वाला जो दशक है वो राजीववाद का होगा, परिवर्तनकारी होगा। और राजीव भाई के विचारधारा के आधार पर ये लोग, ऐसे ही लोग मिलकर, छोटे छोटे उम्र के लोग, गोविंद भाई जैसे प्रेरणादायी लोग अपने आप में ऐसा कार्य करके दिखाएंगे कि राजीव भाई की आत्मा जहां होगी, राजीव भाई के सिद्धांत मूल्य जिस तरह से होंगे, वो सैद्धांतिक धरातल पर पूर्ण रूप से परिलक्षित होंगे, परिणाम लेकर आएंगे और यही उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसी विचारधारा के साथ हम जीवन के अंतिम श्वास तक कार्य करेंगे, आपस में भ्रातृत्व की उच्च भावना कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी साथियों, इस प्रसारण में कुछ बाध्य हो गया था तकनीकी समस्या के कारण। गोविंद भाई जी वंदे मातरम।